आज अपन यहाँ पर औरतों के अंदर पढ़ेंगे एक और टॉपिक जिसका नाम है पोर्ट्स पेराप्लेजिया। ठीक है। तो पोर्ट्स पेराप्लेजिया क्या होता है, इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि टीबी क्या होता है और स्पेन के अंदर जो टीबी है वो क्या होता है। तो टीबी का मतलब यहाँ पर होता है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। और जो ट्यूबरक्लोसिस है वो अपनी बॉडी के अंदर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। और सबसे पहले जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो होता है लंग्स और लिम्फ नोड्स के अंदर। तो अपन ने मोस्टली सुना है कि जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो लंग्स में होता है और उसका साइनस सिम्टम्स भी काफ़ी कॉमनली अपन को देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो ट्यूबरक्लोसिस है वो लंग्स और लिम्फ नोड्स से होता हुआ, मतलब वहाँ से फैलता हुआ वो बोन्स और जॉइंट्स के अंदर भी चला जाता है। तो ये होता है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है। फिर यहाँ पर आता है स्पाइन के अंदर ट्यूबरक्लोसिस। जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो सबसे पहले क्या होता है लंग्स और लिम्फ नोड्स के अंदर हो गया। फिर उसके बाद जो सेकेंडरी इसका फोकस होता है वो होता है जहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस होता है वो होता है स्पाइन। ठीक है। तो मतलब स्पाइन के अंदर ट्यूबरक्लोसिस अपन को मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी इसी बारे में बात हुई है कि अगर स्पाइन के अंदर टीबी हो जाता है तो वहाँ पर न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो अपन ने पहले के वीडियो में डिस्कस किया था कि ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, किस तरह से होता है बोन्स एंड जॉइंट्स के अंदर। उसकी भी अपन ने 2 वीडियोस बना रखी है। और उसके बाद कि स्पाइन के अंदर टीबी किस तरह से होता है इसकी भी अपन ने 2 वीडियो बना रखी है, जिसको अपन ने कहा है टीबी अगर स्पाइन के अंदर होता है उसको अपन ने कहा था पोर्ट्स स्पाइन। ठीक है। तो अगर आप इन दोनों वीडियो को पहले जाके देखोगे तो आपको जो पोर्ट्स पेराप्लीजिया है ये इजीली समझ आ जाएगा। तो उन दोनों वीडियो की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, तो आप वहाँ जाके इसको देख सकते हो। क्योंकि पोर्ट्स पेराप्लीजिया को समझने से पहले अपन को याद होना चाहिए कि स्पाइन के अंदर जो टीबी है वो किस तरह से हो रही है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से अपन को यहाँ पर देखने को मिलता है। जो टीबी स्पाइन है वो 4 तरीके से अपन को देखने को मिलता है। अब 4 तरीके से किस तरह से, या तो पेराडिस्कल हो सकता है, जो ट्यूबरक्लोसिस है वो जो डिस्क होती है उसके ऊपर हो सकता है, मतलब 2 वर्टिब्रास के बीच में जो इंटरवर्टिबल डिस्क होती है ना वहाँ पर हो सकता है। या फिर सेंटर में यहाँ पर वर्टिब्रा के सेंटर में यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। या फिर वर्टिब्रा के आगे की तरफ एंटीरियर पार्ट पर ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। या फिर वर्टिब्रा के पोस्टीरियर पार्ट पर जहाँ पर जॉइंट्स वगैरह प्रेजेंट होता है, पेडिकल्स वगैरह, वहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। तो 4 तरीके से ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। और यहाँ पर अपन ने देखा था कि यहाँ पर कोल्ड एब्सिस बन जाते हैं। तो कोल्ड एब्सिस बनने के बाद ये किसी भी डायरेक्शन के अंदर ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सब समझने से पहले आपको वो वाली वीडियो देखनी चाहिए आपको, वो कि स्पाइन के अंदर टीबी किस तरह से हो रहा है। तो अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज पोर्ट्स पेराप्लेजिया। टीबी स्पाइन विथ न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट, मतलब स्पाइन की टीबी के साथ यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। अभी किस तरह से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, वो सब अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को भी अपन 2 पार्ट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अपन यहाँ पर देखेंगे इस वाले पार्ट के अंदर कि पोर्ट्स पेराप्लेजिया क्या होता है, इसकी पैथोलॉजी क्या होती है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, इसके क्लिनिकल फीचर्स और इसकी ग्रेड्स भी होती है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इसके इन्वेस्टिगेशन भी देखेंगे और जो इसका ट्रीटमेंट है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अपन यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि पोर्ट्स पेराप्लेजिया क्या होता है। The incidence of neurological deficit has been reported to be 20%। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के इंसिडेंस को 20% यहाँ पे बताया गया है। अगर मान लो स्पाइन के अंदर टीबी हुआ है तो 20% केसेस के अंदर पर को न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स देखने को मिलेंगे। इट अकर्स मोस्ट कॉमनली इन ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द डोर्सल स्पाइन बिकॉज द स्पाइनल कैनाल इज नैरोइस्ट इन द पार्ट एंड इवन अ स्मॉल कॉम्प्रोमाइज कैन लीड टू अ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। तो यहाँ पर ये बताया हुआ है मोस्ट कॉमनली ट्यूबरक्लोसिस जो होता है ना वो डोर्सल स्पाइन के अंदर होता है, क्योंकि इस पार्ट में क्या होता है ना, डोर्सल स्पाइन के अंदर स्पाइनल कैनाल नैरोइस्ट होती है। जो मतलब जो स्पाइनल कैनाल होते हैं ना वो बहुत पतली सी होती है। तो इस कारण से अगर मतलब थोड़ा बहुत भी या फिर बहुत छोटा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो उस कारण से वो वहाँ पर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट पर को देखने को मिलता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आती है इसकी पैथोलॉजी के बारे में बात, इसकी पैथोलॉजी क्या होती है। दिस कंसिस्ट ऑफ प्रेशर ऑन द न्यूरल टिश्यूज विद इन द कैनाल बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम द डिजीज वर्टिब्रा। इट कुड अकर्स इन द फॉलोइंग वे। तो यहाँ पे इसकी पैथोलॉजी के अंदर ये बताया हुआ है, इसमें डिजीज वर्टिब्रा के प्रोडक्ट से कैनाल के अंदर न्यूरल टिश्यूज पर प्रेशर पड़ता है।
ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, जैसे कोल्ड एब्सिस वगैरह अपन ने पहले डिस्कस किया था। अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया था कोल्ड एब्सिस का कि किस तरह से वो फैल जाता है। तो उस कारण से यहाँ पे न्यूरल टिश्यूज पर प्रेशर पड़ता है। अभी यहाँ पर फॉलोइंग तरीके से हो सकता है। अब कौन कौन से तरीके से यहाँ पर हो सकता है वो आता है यहाँ पर। सबसे पहले इन्फ्लेमेटरी इडिमा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द न्यूरल टिश्यूज बिकम ओडिमेटस बिकॉज ऑफ वेस्कुलर स्टेसिस इन द एडजेसेंट डिजीज एरिया। तो यहाँ पर ये बताया हुआ है इन्फ्लेमेटरी एडिमा के अंदर कि एडजेसेंट डिजीज एरिया में वेस्कुलर स्टेसिस के कारण न्यूरल टिश्यूज ओडिमेटस यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, जो न्यूरल टिश्यूज के हो गए उसके अंदर यहाँ पे ओडिमेटस बन गए वो न्यूरल टिश्यूज। उसके बाद यहाँ पर आता है एक्स्ट्रा ड्यूरल पल्स एंड ग्रेनुलेशन टिश्यूज। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कंप्रेशन ऑन द न्यूरल स्ट्रक्चर। द एब्सेस फॉर्म्ड अराउंड द डिजीज वर्टिब्रा में कंप्रेस द न्यूरल structures from the front much the same way as the extradural tumors। तो यहाँ पे एक्स्ट्राड्यूरल पल्स एंड ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ के अंदर लिखा हुआ है कि न्यूरल स्ट्रक्चर पर कंप्रेशन का ये सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है, कि सबसे ज़्यादा न्यूरल स्ट्रक्चर्स पर कंप्रेशन जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा एक्स्ट्राड्यूरल पल्स एंड ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ के कारण। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया है कि डिजीज वर्टिब्रा के चारों तरफ बनने वाला जो एब्सिस होता है वो फ्रंट से न्यूरल स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस करता है, ठीक उसी तरह से जैसे कि एक्स्ट्राड्यूरल ट्यूमर करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर एक्स्ट्राड्यूरल पल्स एंड ग्रेनुलेशन टिश्यूज जो होते हैं ना वो न्यूरल स्ट्रक्चर्स पर कंप्रेशन डालते हैं। ठीक है, और डिजीज वर्टिब्रा के चारों तरफ बनने वाला जो एब्सिस होता है ना वो फ्रंट से न्यूरल स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस करता है, जिस कारण से यहाँ पे कंप्रेशन आता है न्यूरल स्ट्रक्चर्स के अंदर। और ये ठीक उसी तरह से होता है जैसे कि एक्स्ट्राड्यूरल ट्यूमर के अंदर होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है थर्ड है वो होता है सिक्वेस्ट्रा। तो इसके अंदर लिखा हुआ है डीप वेस्कुलाइज्ड बोन एंड एक्सट्रूडेड डिस्क मटेरियल में बी डिस्प्लेस्ड इनटू द कैनाल। तो डीप वेस्कुलाइज्ड बोन मतलब वो बोन जो कि डीप वेस्कुलाइज्ड है वो बोन एंड एक्सट्रूडेड डिस्क मटेरियल कैनाल में डिस्प्लेस्ड हो जाती है। ठीक है, तो कैनाल के अंदर डिस्प्लेस्ड हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है इंटरनल गिब्बस। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है एंगुलेशन ऑफ द डिजीज स्पाइन में लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द बोनी रिज्ड ऑन द एंटीरियर वॉल ऑफ द स्पाइनल कैनाल, दिस इज कॉल्ड द इंटरनल गिब्बस। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि डिजीज स्पाइन के एंगुलेशन से स्पाइनल कैनाल के एंटीरियर जो वॉल होती है ना, एंटीरियर साइड की वॉल, वहाँ पर बोनी डिजिट का फॉर्मेशन हो सकता है या फिर हो जाता है, जिसको अपन ने यहाँ पे कहा है इंटरनल गिब्बस। तो इसका अपन ने डायग्राम भी बनाया हुआ है। ये अपनी स्पाइन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है और यहाँ पर अपन को इंटरनल गिब्बस देखने को मिलता है जो कि इस तरीके का अपन को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इंटरनल गिब्बस बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है इन्फाक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड का इन्फाक्शन। दिस इज अ अनयूजुअल बट इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ पैरालिसिस। It results from blockage of the anterior spine artery caused by the inflammatory reaction। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इन्फाक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये पैरालिसिस का अनयूजुअल बट इम्पोर्टेंट कॉज होता है। यह इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के कारण एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी के ब्लॉकेज के कारण होता है। किस कारण से हो सकता है, ये एंटीरियर स्पाइनल जो आर्टरी होती है ना उसके ब्लॉकेज के कारण हो सकता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के कारण। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है एक्स्ट्राड्यूरल ग्रेनुलोमा। इसके अंदर लिखा हुआ है, तो इसके अंदर लिखा हुआ है वेरी रियरली an extradural granuloma may form without any damage to the osseous structure. Such a patient present with a clinical feature of a spine tumor, the so-called spinal tumor syndrome। तो ये क्या होता है ना, ये काफ़ी रेयरली होता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर ओसियस स्ट्रक्चर के बिना किसी डैमेज के एक एक्स्ट्राड्यूरल ग्रेनुलोमा बन सकता है। मतलब यहाँ पे ओसियस स्ट्रक्चर से ना वहाँ पे किसी तरह का डैमेज नहीं हो रहा और एक यहाँ पर एक्स्ट्राड्यूरल ग्रेनुलोमा बन जाता है। ऐसे पेशेंट जो होते हैं ना वो स्पाइनल ट्यूमर के क्लिनिकल फीचर्स के साथ प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है, मतलब उसके पास क्लिनिकल फीचर्स होते हैं कि उसकी पेशेंट स्पाइनल ट्यूमर की है, और इसे अपन यहाँ पे स्पाइनल ट्यूमर सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं इसके टाइप्स ऑफ पोर्ट्स पेराप्लेजिया। तो इसके यहाँ पे इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक तो होता है अर्ली ऑनसेट पेराप्लेजिया और एक होता है लेट ऑनसेट पेराप्लेजिया। तो यहाँ पर अर्ली ऑनसेट पेराप्लेजिया के अंदर लिखा हुआ है, अर्ली ऑनसेट पेराप्लेजिया डेट इज पेराप्लेजिया अकरिंग ड्यूरिंग द एक्टिव फेज ऑफ द डिजीज यूजुअली विथ इन 2 ईयर ऑफ ऑनसेट ऑफ द डिजीज। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ना, अर्ली ऑनसेट पेराप्लेजिया मतलब कि यानी एक्टिव फेज के दौरान होने वाला पेराप्लेजिया, मतलब एक्टिव फेज चल रही है ट्यूबरकुलोसिस की और उसी टाइम यहाँ पर पेराप्लेजिया हो गया। और ये कब होता है, ये यूजुअली ऑनसेट के 2 ईयर्स के अंदर होते हैं। मान लो जब एक बार डिजीज़ हुई उसके 2 साल के अंदर ये हो जाएगा, तो उसको अपन कहेंगे अर्ली ऑनसेट पेराप्लेजिया। फिर उसके बाद आता है लेट ऑनसेट पेराप्लेजिया। तो इसके अंदर लिखा हुआ है लेट ऑनसेट पेराप्लेजिया डेट इज पेराप्लेजिया अकरिंग सेवरल ईयर आफ्टर द डिजीज हैज बिकम क्यूसेंट यूजुअली एट लीस्ट 2 ईयर आफ्टर द ऑनसेट ऑफ डिजीज। तो यहाँ पर लेट ऑनसेट पेराप्लेजिया के अंदर लिखा हुआ है कि लेट ऑनसेट पेराप्लेजिया यानी डिजीज के कई साल बाद होने वाला पेराप्लेजिया, मतलब अर्ली के अंदर तो अर्ली हो गया था, मतलब 2 साल के अंदर हो गया था, लेकिन लेट ऑनसेट पेराप्लेजिया के अंदर ये काफ़ी टाइम बाद में कुछ सालों बाद अपन को देखने को मिलेगा, और डिजीज़ होने के कम से कम 2 साल बाद अपन को ये देखने को मिलता है लेट ऑनसेट पेराप्लेजिया। तो इसके 2 टाइप्स हो गए, अर्ली ऑनसेट पेराप्लेजिया, एक हो गया लेट ऑनसेट पेराप्लेजिया। उसके बाद यहाँ पर आता है कॉज ऑफ पेराप्लेजिया इन टीबी ऑफ द स्पाइन। स्पाइन के अंदर जो टीबी हुई है और जिस कारण से जो पेराप्लेजिया हुआ है उसके कॉजेज की यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है। अर्ली ऑनसेट पेराप्लेजिया अपन ने पढ़ा था और लेट ऑनसेट पेराप्लेजिया अपन ने पढ़ा है। तो ये यहाँ पे बताया हुआ है कि इनके कॉजेज क्या होते हैं जिस कारण से अर्ली ऑनसेट पेराप्लेजिया और लेट ऑनसेट पेराप्लेजिया होता है। तो अर्ली ऑनसेट पेराप्लेजिया के अंदर आते हैं कॉजेज, वो है इन्फ्लामेटरी कॉज, एब्सेस बन जाते हैं जो कि सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट कॉज है अर्ली ऑनसेट पेराप्लेजिया का। उसके बाद ग्रेनुलेशन टिश्यूज बन जाते हैं जिस कारण से भी अर्ली ऑनसेट पेराप्लेजिया होता है। उसी तरह से यहाँ पे सर्कमस्क्राइब्ड ट्यूबरकुलोस फोकस होता है। उसके बाद पोस्टीरियर स्पाइन डिजीज, इन्फेक्टिव थ्रोम्बोसिस ऑफ द स्पाइनल बॉडी ब्लड सप्लाई। ठीक है, ये कुछ कॉज होते हैं, इन्फ्लामेटरी कॉज होते हैं ये सारे। उसके बाद यहाँ पर आता है मैकेनिकल कॉज। तो मैकेनिकल कॉज के अंदर आता है सिस्टम इन द केनाल, इन्फेक्टेड डिजेनरेटिव डिस्क इन द केनाल, पैथोलॉजिकल डिसलोकेशन। ठीक है, तो इसके मैकेनिकल कॉज होते हैं और ये ऊपर वाले थे इन्फ्लामेटरी कॉज अर्ली ऑनसेट पेराप्लेजिया के। उसके बाद यहाँ पर आता है लेट ऑनसेट पेराप्लेजिया के कुछ कॉज, वो है रिकरेंस ऑफ द डिजीज का रिकरेंस होना, प्रोमिनेंट एंटीरियर वॉल ऑफ द स्पाइन कैनाल इज केज ऑफ सीरियल काइफोसिस जिसको अपन ने इंटरनल गिब्बस अपन ने पढ़ा था। उसके बाद फाइब्रस सेप्टल फॉलोइंग हीलिंग। तो इस कारण से लेट ऑनसेट पेराप्लेजिया यहाँ पर हो सकता है। तो अभी तक अपन ने यहाँ पर पढ़ लिया इसके मतलब क्या होता है पेराप्लेजिया, पोस्ट पेराप्लेजिया क्या होता है अपन ने पढ़ लिया, इसकी पैथोलॉजी पढ़ ली, इसके टेस्ट पढ़ लिए, इसके क्लिनिकल फीचर्स अब अपन यहाँ पर देखेंगे किसी क्लिनिकल फीचर्स के अंदर क्या क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस कैन अकर इन द नॉन केस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द स्पाइन और द केस में प्रेजेंट फॉर अ फर्स्ट टाइम विथ अ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। तो यहाँ पे इसके क्लिनिकल फीचर्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि स्पाइन ट्यूबरकुलोसिस के नॉन केस में न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन अपन को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, या फिर कुछ केस में फर्स्ट टाइम न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के साथ प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, किस बारे में बात हो रही है यहाँ पे, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट से या फिर न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन की। उसके बाद है ऑनसेट ऑफ पेराप्लेजिया इज ग्रेजुअल इन मोस्ट केसेज बट इन सम इट इज़ सडन। तो पेराप्लेजिया की शुरुआत मोस्ट केस में ग्रेजुअल होती है और लेकिन कुछ में ये सडन होती है, किसी में अचानक हो जाती है, किसी में धीरे धीरे होती है। कि आप बात हो रही है यहाँ पर पेराप्लेजिया के ऑनसेट की। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ट्यूबरकुलर पेराप्लेजिया इज यूजुअली स्पास्टिक टू स्टार्ट विथ। तो ट्यूबरकुलर पेराप्लेजिया यूजुअली शुरू में स्पास्टिक होता है, मतलब जब ट्यूबरकुलर पेराप्लेजिया होगा तो वो शुरू में स्पास्टिक होगा।
क्लोनस, एंकल और पटेलर इज द मोस्ट प्रोमिनेंट अर्ली साइन। तो क्लोनस अपन को देखने को मिलता है एंकल और पटेलर, क्लोनस जो कि इसका अर्ली साइन होता है ट्यूबरकुलोसिस का, ठीक है। उसके बाद है पैरालिसिस में पास विथ वेरिंग रैपिडली थ्रू द फॉलोइंग स्टेज। तो फॉलोइंग स्टेज के थ्रू पैरालिसिस अलग अलग स्टेज से गुजरता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आएगा मसल वीकनेस, ठीक है। तो मसल वीकनेस के अंदर लिखा हुआ है मसल वीकनेस, स्पास्टिसिटी एंड इन कोऑर्डिनेशन ड्यू टू प्रेशर ऑन द corticospinal tract with are placed anteriorly in the cord and are probably more sensitive to pressure। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मसल वीकनेस, स्पास्टिसिटी एंड इन कोऑर्डिनेशन कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के प्रेशर के कारण होते हैं, ठीक है। कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक पर प्रेशर पड़ने के कारण मसल वीकनेस, स्पास्टिसिटी एंड इनकोऑर्डिनेशन हो रहा है, जो कि क्या होता है ना, कोर्ड के एंटीरियरली में प्रेजेंट होते हैं और प्रेशर से मोर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है पैराप्लेजिया इन एक्सटेंशन। Tone of the muscle is increased due to absence of normal corticospinal inhibition resulting in पैराप्लेजिया इन एक्सटेंशन। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि नॉर्मल कोर्टिकोस्पाइनल इनहिबिशन के एब्सेंट होने से मसल की जो टोन होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिस कारण से एक्सटेंशन में पैराप्लेजिया होता है। उसके बाद यहाँ पर आता है पैराप्लेजिया इन फ्लेक्शन। Absence of paraspinal tract functions in addition to the corticospinal functions lead to paraplegia in flexion। तो यहाँ पर फ्लेक्शन के अंदर लिखा हुआ है corticospinal फंक्शन के अलावा पैरास्पाइनल ट्रैक फंक्शन के एब्सेंस से फ्लेक्शन के अंदर पैराप्लेजिया होता है। तो एक तो हो गया एक्सटेंशन के अंदर, एक हो गया यहाँ पर फ्लेक्शन के अंदर। उसके बाद है कंप्लीट फ्लेसिड पैराप्लेजिया। Paraplegia become completely flaccid once all transmission across the cord stop। कोड में सभी ट्रांसमिशन स्टॉप हो जाने पर पैराप्लेजिया पूरी तरह से फ्लेसिड हो जाता है, ठीक है। अपन ने यहाँ पर पढ़ लिया इसके क्लिनिकल फीचर्स के अंदर पर अपन ने पढ़ा मसल वीकनेस हो जाएगी, स्पास्टिसिटी आ जाएगी, इन कोऑर्डिनेशन अपन को देखने को मिलेगा, पैराप्लेजिया हो जाएगा इन एक्सटेंशन, पैराप्लेजिया इन फ्लेक्शन, उसके बाद कंप्लीट फ्लेसिड पैराप्लेजिया। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है इसके ग्रेड्स ऑफ पोर्स पैराप्लेजिया। अब इसके यहाँ पे 4 ग्रेड्स दिए हुए हैं। ग्रेड्स ऑफ पोर्स पैराप्लेजिया के अंदर लिखा हुआ है पोर्स पैराप्लेजिया हैज़ बीन ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ मोटर इन्वॉल्वमेंट इनटू 4 ग्रेड्स। यहाँ पे पोर्स पैराप्लेजिया को ग्रेड्स के अंदर डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मोटर इन्वॉल्वमेंट के डिग्री के बेसिस पे पोर्स पैराप्लेजिया को 4 टाइप से इसको ग्रेड्स दी हुई है। तो ग्रेड 1 के अंदर यहाँ पर आता है पेशेंट इज अनअवेयर of the neural deficit, the physician detect Babinski positive and ankle or patellar clonus on clinical examination। तो ग्रेड 1 के अंदर क्या होता है, जो पेशेंट होता है ना उसको पता नहीं होता है कि उसको न्यूरल डेफिसिट है, वो अनअवेयर रहता है। और जब फिजिशियन जब उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करता है तो फिजिशियन बताता है, उसको डिटेक्ट होता है कि बेबिंस्की जो है वो पॉजिटिव है और एंकल और पटेलर क्लोनस यहाँ पर है। फिर ग्रेड 2 के अंदर क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट प्रेजेंट विथ कंप्लेंट्स। जो पेशेंट है ना उसके कुछ कंप्लेंट्स होगी, जैसे कि उसको क्लमजीनेस होगा, इनकोऑर्डिनेशन होगा, स्पास्टिसिटी होगी जब वो वॉकिंग करेगा। और ग्रेड 3 के अंदर आएगा पेशेंट इज़ नॉट एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ सीवियर वीकनेस। जो पेशेंट होता है ना वो वॉक नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीवियर वीकनेस होगी, इस कारण से ऑन एग्जामिनेशन जब एग्जामिनेशन किया जाएगा ही हैज़ पैराप्लेजिया इन एक्सटेंशन, देयर में बी पार्शियल लॉस ऑफ सेंसेशन। तभी अपन ने यहाँ पे पढ़ा था पैराप्लेजिया इन एक्सटेंशन। जब जो डॉक्टर है वो एग्जामिनेशन करेगा तो पता लगाएगा कि उसको पैराप्लेजिया है एक्सटेंशन में और उसके जो सेंसेशंस है वो लॉस हो गए, पार्शियली लॉस हो चुके हैं। और ग्रेड 3 के अंदर क्या होगा, पेशेंट इज़ अनेबल टू वॉक। जो पेशेंट ना बिल्कुल वॉक नहीं कर पाएगा, पैराप्लेजिया होगा उसको फ्लेक्शन के अंदर, पैराप्लेजिया इन फ्लेक्शन विद सीवियर मसल स्पाज्म, उसके साथ उसको सीवियर मसल स्पाज्म भी होगा। और उसके बाद नियर कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशंस, यहाँ पर पार्शियली लॉस हो रहे थे, यहाँ पर कंप्लीटली लॉस हो जाएंगे विथ
स्पिंक्टर डिस्टर्बेंस और साथ में उसको स्पिंक्टर डिस्टर्बेंस भी रहेगा। ठीक है, तो 3 ग्रेड यहाँ पर आ गए, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। एक बार फिर अपन देखते हैं कि ग्रेड 1 के अंदर पेशेंट को कुछ पता नहीं होगा कि उसको न्यूरल डेफिसिट है, बेबेंस की पॉजिटिव रहेगा, क्लोनस अपन को देखने को मिलेगा। और ग्रेड 2 के अंदर पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसको क्या क्या है, उसको स्पास्टिसिटी है, इनकोऑर्डिनेशन है, क्लमजीनेस लगता है जब वो वॉक करता है। थर्ड के अंदर वो ठीक से वॉक नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको वीकनेस है, और उसके अंदर पैराप्लेजिया देखने को मिलेगा एक्सटेंशन के अंदर, और पार्शियली लॉस हो जाएंगे उसके सेंसेशंस। और फोर्थ के अंदर जो पेशेंट है ना वो वॉक ही नहीं कर पाएगा, अनेबल टू वॉक। उसके बाद पैराप्लेजिया देखने को मिलेगा फ्लेक्शन के अंदर, सीवियर मसल स्पाज्म रहेगा, और कंप्लीट लॉस हो जाएंगे उसके सेंसेशंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन। तो अपन ने यहाँ पे ग्रेड्स देख लिए, ग्रेड्स के बाद आएगा इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर लिखा हुआ है, इट इज़ यूजुअली पॉसिबल टू डायग्नोस वर्टिब्रल ट्यूबरकुलोसिस एज अ कॉज ऑफ पैराप्लेजिया बाय टिपिकल रेडियोलॉजिकल साइन। तो यहाँ पर इसका इन्वेस्टिगेशन किस तरह से अपन करेंगे। यूजुअली टिपिकल रेडियोलॉजिकल साइन से पैराप्लेजिया के कॉजेज के रूप में वर्टिब्रल ट्यूबरकुलोसिस का डायग्नोसिस करना पॉसिबल होता है, टिपिकल रेडियोलॉजिकल साइन से, ठीक है, पॉसिबल होता है। इन सम केसेस MRI स्कैन में बी डन टू सी। तो कुछ केस के अंदर पर उनको MRI करानी होती है, और उसके अंदर वो क्या देखने को मिलेगा, टाइप ऑफ वर्टिब्रल डिस्टर्बेंस, किस टाइप का वर्टिब्रल डिस्टर्बेंस है ये, प्रेजेंस ऑफ पेरावर्टिब्रल सॉफ्ट टिश्यू एब्सेंस देखने को मिलेगा, कॉज ऑफ पैराप्लेजिया, पैराप्लेजिया का आपको कॉज यहाँ पर देखने को मिलेगा कि वहाँ पर पस है, स्पेक्ट्रा है, सिक्वेस्टा है, या फिर क्या है जिस कारण से उसको पैराप्लेजिया हुआ है, ये अपन को देखने को मिलेगा MRI के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है CT स्कैन में बी रिक्वायर्ड इन सम केसेस टू बेटर एवेल्युएट द वर्टिब्रल कैनाल। तो वर्टिब्रल कैनाल के बेटर एवेल्युएट करने के लिए कुछ केस पे अपन CT स्कैन भी करा सकते हैं। तो अपन ने CT स्कैन करवा लिया, MRI करा लिया, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन अपन ने करवा लिया। उसके बाद यहाँ पर आता है इसके ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट अपन पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज अपन ने पोर्ट्स पैराप्लेजिया के अंदर ये सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए, ट्रीटमेंट अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।